वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाबू ऑलराउंडर। दोस्तों, पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दूसरी बात मैं जो बताने जा रहा हूँ वह है नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में। आपने यदि गेट का एग्जामिनेशन दिया हो, एसएससी के एग्जामिनेशन दिया हो या आप व्यापम के एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, वहाँ पर आप पाएंगे कि जो शिफ्ट होती हैं, नंबर ऑफ शिफ्ट में आपका एक पेपर लिया जाता है। या तो किसी एक तारीख को लिया जाएगा, दूसरी तारीख को, या फिर तीसरी तारीख को। आपने देखा होगा कि आपका जो पेपर है सोमवार को है तो आपके दोस्त का पेपर मंगलवार या बुधवार को है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जो पेपर हैं, या तो 3 पेपर होंगे, तो अब 3 पेपर में लेवल क्या होगा, किसी का सरल पेपर आएगा, किसी के कठिन पेपर आएगा। किसी के यदि सरल पेपर आए तो उसके मार्क्स जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे उसके उस शिफ्ट में। वहीं दूसरी शिफ्ट में क्या हो जाएगा, यदि टफ पेपर आए तो वहाँ पर जो एवरेज मार्किंग है वो कम हो जाएगी। और जो टॉपर के मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स घटेंगे या बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के दौरान। तो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से काम करती है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर रियल जो है एक्सेल सीट प्रोवाइड कराई हुई है, जो कि एसआई सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2017 के जो मार्क्स थे उसके हिसाब से। ठीक है, मैंने 2017 में पेपर दिया था, तब उसका एनालिसिस करवाया था। जो कैंडिडेट थे उनके मार्क्स ऑन द स्क्रीन कितने आए थे उसके बाद, तो उसको हम देख लेते हैं। उसमें से मैंने ना शॉर्ट लिस्ट किया है 40 जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स को, और आपको एक समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं इस प्रक्रिया को। वहीं मैं आपको पहले बता देता हूँ नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है। ये पीडीएफ भी मैं अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और वहीं जो फॉर्मूला है उसको भी। तो आइए देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्यों होता है, और आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो जाते हैं, घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, किस प्रकार से। आइए देखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या होता है कि आपके जो पेपर हैं कई दिनों में पूर्ण होते हैं, और पेपर अलग अलग होता है, उसका लेवल अलग अलग होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उम्मीदवारों ने भी नॉर्मलाइजेशन का हालांकि विरोध किया है कि ये क्या है कि हमारी शिफ्ट में पेपर कठिन है, दूसरी की शिफ्ट में सरल आ गया है, तो ऐसा ना हो। तो शुरुआत नॉर्मलाइजेशन यानी एक समान लाना। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन भी है। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन एक सिस्टम होता है जिसके तहत क्या होता है, पेपर कितना कठिन था इसका जो लेवल है वो तय किया जाता है। इसके आधार पर आपके जो मार्क्स हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था, तो अनुमान लगा लिया गया है कि पेपर में यदि कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाए। तो इस प्रकार से उसका डिफ़िकल्टी लेवल चेक हो गया। यदि दूसरे दिन का पेपर बहुत सरल था तो इसका उल्टा मान लेंगे, यदि कोई 100 नंबर भी ले आया तो उसके मार्क्स कम कर देंगे। तो ये है पूरा फंडा। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को एक सिंपल सा समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी हैं, तो मैं आपको रियल एग्जाम्पल बताता हूँ, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। उसके पहले हम चलते हैं फॉर्मूला, जो कि हमारे व्यापम के जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो गेट का फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं गेट का जो फॉर्मूला फॉलो किया जाता है वही फॉर्मूला हमारा व्यापम भी फॉलो करता है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें पहले जो टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स, उनको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, MIJ और यहाँ पर कैप लगा हुआ है। तो MIJ के जो मार्क्स हैं वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। ठीक है, वहीं आपके जो मार्क्स हैं MIJ वो किसी शिफ्ट में, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल लेने या मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो मेरी शिफ्ट में मेरे मार्क्स जो हैं MIJ हैं। ठीक है, अब वहीं MIT जो पेपर जो MTI है वो मेरी शिफ्ट के 0.1% जो टॉपर हैं उनका एवरेज मार्क्स हैं MTI। ठीक है, और वहीं MIQ
आई क्यू की हम जब बात करते हैं तो एम आई क्यू वो रहेगा जहाँ पर मेरी शिफ्ट में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने पेपर दिया है, उनके मार्क्स का एवरेज प्लस उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका ये समेशन एम आई क्यू रहेगा। ठीक है। वहीं जी 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 जो टर्म है उसको आप समझ लीजिए कि 3 शिफ्ट हैं, तो 3 शिफ्ट में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। यदि टी है, टी फॉर द 0.1% ऑफ टॉपर। ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देख लीजिए कि सभी शिफ्ट में 0.1% जो टॉपर रहेंगे उनका एवरेज जो है हमारा जी टी है। ठीक है। और वहीं जो क्यू है एम क्यू जी, उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए 3 शिफ्ट हैं, तो 3 शिफ्ट में जो कैंडिडेट हैं उनका एवरेज प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन सभी का। मैंने रियल टाइम आपको एग्जांपल देख के रखा है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है। टर्म्स आप क्लैरिफाई कर लीजिए किस प्रकार से। वहीं एग्जांपल किस प्रकार से हैं, जैसे कि देख लीजिए आप, हमने यहाँ पर जो शिफ्ट ली है तो तीनों शिफ्ट में आयोजित किया गया कोई पेपर है। ठीक है। अब इसमें देख लीजिए आप, कोई परीक्षा 3 शिफ्ट में आयोजित की जाती है, उसमें से 22,520 जो कैंडिडेट हैं वो शामिल किए गए थे। अब उनके जो डाटा हैं आप उनको देख लीजिए। एम आई जे मान लीजिए मेरे मार्क्स जो हैं 100 हैं, शिफ्ट 1 में मेरे मार्क्स 100 आए थे। ठीक है। अब सभी शिफ्ट की बात की जाए तो जैसे शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 1 उसी दिन का दूसरा शिफ्ट है। ठीक है। उसी शिफ्ट में 2 शिफ्ट में जो है 150 मार्क्स। ठीक है। तो अब सभी शिफ्ट में 0.1% जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स देख लिए आपने, उनका एवरेज इस प्रकार से रहेगा। अच्छा, ये चारों शिफ्ट में सेम ही आएगा। वहीं सभी शिफ्ट के जो औसत है, एवरेज है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका योग करेंगे जब आप तो 108 आएगा। ठीक है। ये एवरेज फॉर द टॉपर है और ये जो है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस सभी शिफ्ट का जो है एवरेज। इसको क्लियर कर लीजिए। अब ये वाली जो लाइन है, मेरी शिफ्ट में 0.1% टॉपर के मार्क्स 150.69 है। वहीं मेरी शिफ्ट के सभी कैंडिडेट का एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन वो 104.03 है। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से, तो जैसे कि मेरे मार्क्स 100 आए थे। अब 100 में क्या हुआ, जब मैंने फॉर्मूले को पुट किया, ऊपर आपको फॉर्मूला बताया है, तो मेरे मार्क्स 104.95 हो गए, तो मेरे मार्क्स बढ़ गए। वहीं देख सकते हैं आप सी कैंडिडेट, उसके भी मार्क्स 100 थे, लेकिन उसकी शिफ्ट में जो पेपर था वो थोड़ा सरल आ गया, तो सरल होने के बाद उसके मार्क्स जो है कम हो गए। तो आइए देख लेते हैं जो सीट है उसको। तो इसको देख सकते हैं आप, ये 2017 SI का है। अगर आपको फिर समझने में कोई भी कठिनाई है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर दूंगा इस चीज़ को। तो देखिए, ये जो कैंडिडेट थे इसमें आप देख सकते हैं इनकी जो शिफ्ट है, मैंने 4 शिफ्ट ली हैं और अच्छे से समझाने के लिए आपको। तो इसमें आप देख लीजिए, जैसे कि इस शिफ्ट का जो शिफ्ट 1 है उसके जो टॉपर हैं वो 162 मार्क्स लाए हुए हैं। अब मैंने यहाँ पर 10 कैंडिडेट को लिया है, तो 10 का 0.1% एक कैंडिडेट आ गया, तो ये मेरा जो है ये मार्क्स रहेंगे मेरे एम टॉपर ऑफ मेरी शिफ्ट के। तो मेरी शिफ्ट का जो टॉपर है उसके मार्क्स 162 है। ठीक है। और वहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि रोहन है, रोहन यानी मैं हूँ, तो मेरे मार्क्स जो ऑन स्क्रीन आप कंप्यूटर पे देखेंगे तो 145 मार्क्स मेरे आ रहे थे, तो वो मेरे मार्क्स जो रहेंगे वो MIJ रहेंगे। ठीक है। तो MIJ मार्क्स मेरे हो गए। वहीं मेरा MIQ क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा आया था 10.09 और सभी का जो एवरेज था वो 147.22 आया है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस एवरेज 157.31 आएगा, जो कि MIQ कहलाता है। अब इसको हम जब फॉर्मूले में पुट करते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला है
तो फॉर्मूले में पुट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है MGT और MGQ। MGT मैंने बताया था, जैसे सभी शिफ्ट के जो टॉपर हैं उनका 0.1% उनका एवरेज, तो ये एवरेज 164.50 आया। वही MGQ यानी सभी शिफ्ट यानी चारों शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं उनका एवरेज वो है 161.52559। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूला है। मैंने देखिए चारों शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं और उनको लेके आपको बताया है। जैसे ही आप फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आप पाएंगे कि जो एक शिफ्ट थी, एक शिफ्ट में जो कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किया है वो 144, ठीक है, 145 जो नंबर थे उसके रोहन के, वो देखिए आप नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कितने हो जाते हैं उसे भी आप देख लीजिए। तो ये 145 से उसके मार्क्स जो हैं 153.728 हो गए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 8.73 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। वहीं और जो शिफ्ट है, जैसे कि आप शिफ्ट देखिए, चौथी शिफ्ट में कोई कैंडिडेट है उसके मार्क्स 157 थे ऑन स्क्रीन, जो कि घट जाएंगे, घटकर 152.451 हो जाएंगे। तो ये शिफ्ट जो है सरल शिफ्ट थी। देखिए ये चौथी शिफ्ट है, चौथी शिफ्ट में किसी के 144 मार्क्स आए, तो वहाँ पर देखिए आप नॉर्मलाइजेशन कितना गया है, 18 मार्क्स का, लगभग -17.64 है। तो 18 मार्क्स का जो डिफरेंस है बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है 200 मार्क्स के पेपर में। तो हालांकि ये डिफरेंस और कम किस प्रकार से हो जाएगा, अभी मैंने जो डाटा है केवल 40 कैंडिडेट का लिया है। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत सारे होंगे तो नॉर्मलाइजेशन हो के इसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, सुना होगा, आपके जो दोस्त हैं उनके मार्क्स 10-10 नंबर तक बढ़ जाते हैं, तो वो इसी प्रकार से बढ़ जाते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है ये देखिए। एक उसी शिफ्ट में ये जो तीसरी शिफ्ट है इसे आप देखिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स 2.81। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे सरल जो शिफ्ट थी वो चौथी शिफ्ट है, वही कठिन शिफ्ट जो है वो पहली वाली शिफ्ट मानी गई है। तो वहीं जो कैंडिडेट थे दूसरी शिफ्ट में, यदि उनके मार्क्स ऑन स्क्रीन 146 आ रहे हैं तो वो घट जाएंगे, ठीक है, -6 का डिफरेंस आ जाएगा। और जैसे कि आप देख लीजिए, मैं और बता देता हूँ। जैसे चौथी शिफ्ट लेते हैं हम, 144 मार्क्स वाले कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट किया है, तो ये हमारी चौथी शिफ्ट है। यहाँ देख सकते हैं आप सौरभ जी। तो सौरभ जी के जो मार्क्स हैं 144, उनको जब उन्होंने पेपर दिया होगा बढ़िया घर आके खुश होंगे कि भाई मेरे मार्क्स तो ऑन स्क्रीन 144 आए हैं। तो ये हमारे मार्क्स हो गए। वहीं वो पाएंगे कि उनके जो टॉपर हैं उसके मार्क्स तो भैया 163 आ गए। तो यदि टॉपर आपके मार्क्स ज़्यादा लाते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टॉपर जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे आपके मार्क्स उतने कम होते जाएंगे, ये है सीधा सा फंडा। तो 0.1% में देख लीजिए आपकी शिफ्ट में 163, और 0.1 में भी उसका आपकी सभी का एवरेज और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका समेशन MIJ, उसको देख लिया आपने। जब आप पुट करते हैं वैल्यू तो आप देख लीजिए 144 से आपके मार्क्स किस प्रकार से -17 होके 126.347 हो गए। और देख लेते हैं तीसरी शिफ्ट की बात करते हैं। तीसरी शिफ्ट में किसी कैंडिडेट के मार्क्स थे 152, ठीक है। 152 में हम देखते हैं तीसरी शिफ्ट, ये है मेरी तीसरी शिफ्ट। यहाँ पर देख सकते हैं जो तीसरी शिफ्ट में मैंने सिलेक्ट किए हैं क्रिस को, ठीक है। हालांकि ये क्रिस मेरा अपना निकनेम रहा था, तो मेरे मार्क्स इतने रहे थे उस टाइम, ठीक है। तो ये मेरे ही मार्क्स हैं। आप देख सकते हैं मैं क्वालिफाई हो चुका था उस पेपर में फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें देखिए मेरे जो टॉपर हैं वो 160 रहे हैं, ठीक है। वहीं इसमें भी और देख सकते हैं आप कि स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज का समेशन 157.54 रहा। तो वहीं जब हम इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन या नॉर्मलाइजेशन से फार्मूला पुटअप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे मार्क्स रहे हैं तो वो किस प्रकार से
बढ़ गए थे। तो लगभग 3 मार्क्स मेरे इंक्रीज़ हो गए थे, तो जो 155 मार्क्स हो गए थे, मतलब और ज़्यादा मार्क्स हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने मार्क्स कम लिए हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको पूरी जो प्रक्रिया है वो समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से ये फॉर्मूला काम करता है। आपके केस में किस प्रकार से काम करेगा वो डिपेंड करेगा आपके जो है पेपर देने वाले कैंडिडेट पर। आपकी शिफ्ट के जो टॉपर हैं उनके मार्क्स कितने आए हैं, और नंबर ऑफ कैंडिडेट आपकी शिफ्ट में ही सिलेक्ट जो पेपर देने आए थे उनका एवरेज, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पूरा एक मैथमेटिकल फार्मूला है, इसके बेसिस पर होता है। बस यही है कि फार्मूला जो डकवर्थ लुईस नियम होता है ना क्रिकेट का, सेम वैसा ही है। कब मार्क्स कम हो जाए, कब घट जाए, वो डिपेंड नहीं कैसे करता है। वो पूरी एक्सेल सीट होती है। अगर एक्सेल सीट हमारे हाथ लग जाती है वेबम से, तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो है कैलकुलेशन सही किया है या नहीं किया है। तो आप चाहें तो आरटीआई से पेपर के बाद एक्सेल सीट ले सकते हैं उनसे सॉफ्ट कॉपी में, तो उस हिसाब से आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस ये है कि 25,000 लोगों का डाटा, 25 से भी ज़्यादा, लगभग 64,000 लोगों ने सब इंजीनियरिंग का पेपर देने जा रहे हैं, तो वो पूरा डाटा रहेगा, तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है आप समझ सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी नॉर्मलाइजेशन की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी जानकारी होती है या आपको किसी विषय पर जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। आप सभी का धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए। Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome.